उत्कृष्ट किसान आदरणीय श्री शरद वर्मा जी को सुना। और आज हम 918वें दिवस पर, योगाहार की 918वें दिवस पर आज उत्तराखंड की एक महिला किसान को सुनेंगे। ऐसी किसान जिन्होंने कई अपनी साथियों को, महिला किसानों को, एक तो श्री अन्न के संरक्षण के लिए आगे बढ़ाया। लेकिन अगर आज की मुख्य अतिथि जी के कार्य को देखा जाए, आज की मुख्य अतिथि हैं पुरोला नौगांव, यानी जो हमारा उत्तराखंड में उत्तरकाशी जनपद पड़ता है, उसमें जो पुरोला क्षेत्र है, नौगांव क्षेत्र है, वहाँ की बहन है आदरणीय श्वेता बधानी जी। और श्वेता बधानी जी ने महिला किसानों के साथ मिलकर के कम्युनिटी फार्मिंग का बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है। और खासकर श्री अन्न के संरक्षण के साथ साथ जो यहाँ की एक विशिष्ट धान की वैरायटी है, लाल धान, उसके संरक्षण के लिए, उसके उत्पादन के लिए और प्रोसेसिंग से लेकर के मार्केटिंग पर उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा प्रयास किया है। और वो ये भी प्रयासरत हैं कि उत्तराखंड की लाल धान की इस विशिष्ट प्रजाति को जी टैग मिले, इस पे भी उनका कार्य आगे बढ़ रहा है। वो ये सभी बातें आज आपके साथ पेश करने वाली हैं। और ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब कल हमारे आदरणीय श्री शरद वर्मा सर ने कहा था कि महिलाओं को खेती में स्थान दिया जाए, उसी के उदाहरण स्वरूप आदरणीय रंजना बहन जी ने श्वेता बहन को हमारी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड में अधिकतर महिलाएं ही खेती की देखभाल करते हैं, और वो भी सामुदायिक खेती और जो दुर्लभ हो रही प्रजातियों की, गुणवान प्रजातियों की संरक्षण के साथ मार्केटिंग की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ऐसी हमारी बहन आदरणीय श्वेता बधानी जी का हार्दिक स्वागत है सभी योगाहार के सदस्यों के माध्यम से। जी दीदी, आपका स्वागत है। और आपने किस तरह से इस कार्य को, जो लाल धान के कार्य को आगे बढ़ाया है, संरक्षण से लेकर के मार्केटिंग तक के संघर्ष को आप बताइएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अनम्यूट हो जाएगा, माइक ऑन कर लीजिएगा। आवाज आ रही? जी हाँ, आ रही। योगाहार कार्यक्रम में उत्तराखंड पुरोला उत्तरकाशी से मैं श्वेता बधानी, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं योगाहार का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, पूरे देश के किसान इससे जुड़े हैं। मैं आप सभी का उत्तराखंड देवभूमि की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि दिनेश भाई ने मुझे इस लायक समझा कि इस कार्यक्रम से जोड़ा, और मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मैं यहाँ पर जो छोटा मोटा कार्य कर रही हूँ, इस काम के अनुभव को मैं आपके साथ साझा कर सकूं, इसके लिए मैं आज अपने को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। जैसा कि आपने मुझे विषय दिया कि आप कैसे लाल धान श्रीयन के साथ मिलकर के कैसे उत्पादन को लेकर के और उसके प्रोसेसिंग को लेकर के और मार्केटिंग तक कैसे हम कलेक्टिव अप्रोच में काम कर रहे हैं, इस पे मैं थोड़ा अपना अनुभव साझा करूंगी आपके साथ। हमारा जो जिला है उत्तरकाशी जिला भौगोलिक परिस्थिति से बहुत ही विकट है। हम लोग सीमांत जनपद में आते हैं और यहाँ पे जो खेत हैं वो छोटे छोटे खेत हैं, बड़े बड़े खेत नहीं है ऐसे कि मतलब जहाँ पे कई बीघा या एकड़ किसान का एक साथ हो। यहाँ नाली में चलता है और एक जगह एक किसान की नाली नहीं होती, नाली होती एक खेत यहाँ है, बिखरी की जोत है, पर हमने उसमें भी
सामूहिक प्रयास किया है। किसानों को जो वो कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसी में उनके ही संसाधनों से कैसे उसको और बेहतर किया जाए, ताकि जो निर्भरता है वो बाहर ही न रहे, हम भी खाएं, हमारे दादा परदादाओं ने भी खाया, और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी खाए उसी खेती से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम लोग यहाँ पे एक प्रयास कर रहे हैं, जिसपे हमने लाल धान की जो खेती है, जो कि एक विशेष स्थान रखता है हमारे आहार में, उस लाल धान के लिए, क्योंकि क्या है कि पहाड़ों में अभी हमारा इलाका, तो जो हमारा क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र तो नहीं है खैर कि बहुत ज़्यादा पलायन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अब यहाँ पे भी दिखने लग गया है। खेती से लोगों का मोह भंग होता दिख रहा है पूरे पहाड़ में, लेकिन हमारे क्षेत्र में अभी इसका असर कम है, लोग अपनी आजीविका खेती बाड़ी से चलाते हैं। तो लाल धान में हम लोगों ने क्या करा कि वो जो लोग कर रहे हैं उनको ज़्यादा बढ़िया रेट पहले नहीं मिल रहा था। जब से ये लोगों का क्या हुआ कि उत्पादन तो उतना बढ़िया नहीं हो रहा था, लेकिन लोगों का मोह भंग हो रहा था कि भाई इसमें तो बेनिफिट नहीं है, हम होटल में चले जाते हैं दिल्ली बम्बई। हम लोगों ने लोगों को समझाया कि अपने खेतों को आप न छोड़ें। इससे क्या है, इसी में आजीविका को, बाहर की आजीविका में अपने घर की आजीविका में जमीन आसमान का फर्क होता है। इस प्रकार से क्या है कि जो गांव में हमारे समूह बने हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमने बात की, वहाँ पे प्लानिंग की, और जो खेत छोटी छोटी जोत है उसी में उत्पादन बढ़ाने को लेकर के हमने सिर विधि एक सिद्धांत है, थोड़ा सा उस पर बताना चाहूंगी। एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंसेंटिफिकेशन, मतलब श्री विधि, उसको हिंदी में कहते हैं श्री विधि। श्री मतलब श्रेष्ठ विधि है जो, उस विधि से हमने श्री धान लगाने का किसानों को प्रशिक्षित किया। पहले तो अवेयरनेस कैंपेनिंग की, लोगों को तो ये लगा श्री विधि कोई बीज है, श्री विधि कोई अलग अलग तरीके से, क्योंकि नई चीज थी, तो लोगों को समझाया कि ये जो श्री विधि एक सिद्धांत है, आपको इस सिद्धांत आधारित फॉलो करना पड़ेगा। तो समूह स्तर पे जब बैठक हुई, समझाया लोगों को, तो उन्होंने अपने अपने गांव में एक एक क्लस्टर में, मतलब एक ही जगह उस काम को करना शुरू किया। क्योंकि हमने कहा हम तो भाई सस्टेनेबल की बात करते हैं, हम जैविक की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो वैसे पहाड़ों में मतलब जो कैश क्रॉप है उसमें ही ये थोड़ा बहुत केमिकल का, थोड़ा बहुत पानी में ना के समान केमिकल का प्रयोग होता है, लेकिन इस धान मंडवा झंगोरा इनमें भी थोड़ा थोड़ा होने लग गया था, मतलब थोड़ा बहुत। लेकिन हमने कहा इसको बिल्कुल नहीं, हम अपने यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, इससे हमारी एक जो हमारे यहाँ जैविक प्रदेश, हम लोग जो खुद जैविक अन्न खाते हैं उसका भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, हमको इस लाल धान को अभी बढ़ाना है, क्योंकि लाल धान की धीरे धीरे मार्केट में डिमांड बढ़ रही थी और इसका रेट भी बढ़ रहा था। हमने कहा जब बोलने के बाद उत्पादन ही नहीं होगा, अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो सप्लाई कहाँ से होगी। तो अभी भी क्या हो रहा है क्षेत्र में, उत्पादन जैविक तरीके से कैसे उत्पादन दीदी आप हो ना रहा है थोड़ा सा फील्ड में, नेटवर्क में आ जाइए। लेकिन क्या हो रहा है, मैं विगत दिनों देख
के व्यापारी आकर के पूरे हमारे पुरोला क्षेत्र में ट्रक के ट्रक, आजकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट उनका बहुत तगड़ा चल रहा है, बहुत जबरदस्त, कई कई 100 टन। हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ जी जी, आ रही आवाज, थोड़ी आवाज कट रही थी बीच में, इसलिए हाँ अब आ जी, रही। आवाज आ रही दिनेश भाई? हाँ आ रही थी, दीदी हेलो आ रही। हाँ आ रही। हेलो। हाँ जी जी, आ रही दीदी, हाँ आ रही। अच्छा 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 अच्छा, वो नेटवर्क की हो सकता है। यहाँ पे धान है, औने पौने दामों में हमारे हिमाचल प्रदेश के जो व्यापारी हैं वो आकर के कई हजारों टन खरीद के ले जाते हैं, अपनी ब्रांडिंग कर रहे थे, और अपनी ब्रांडिंग करने के बाद वही धान जो यहाँ से 60-70 रुपए किलो खरीद करके हिमाचल से उसकी सप्लाई इंदौर, इंदौर से दिल्ली, पता नहीं कहाँ कहाँ। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसमें ये है, मैं विगत वर्ष सरस मेले देहरादून में गई थी, तो वहाँ पे एक दिल्ली की हमारी जो दिल्ली की एक जो वहाँ पे हमारे पास खरीदार आई, तो बोल रही मैडम ये धान कैसा है? मैंने कहा ये धान पुरोला उत्तरकाशी का है, और ये धान उत्तराखंड के अन्य जनपदों में ये वैरायटी नहीं है, होगी लाल धान की, लेकिन बट जो पुरोला का धान है वो विशेष स्थान रखता है अपने आप में। तो बोला कि आप तो 150 रुपए किलो दे रहे हैं देहरादून में। मैंने कहा हाँ दे रहे हैं, पॉलिश तो नहीं। मैंने कहा मतलब ही नहीं होता, आप प्रयोग करके ले जाओ, अभी ले जाओ होटल में पकाओ किसी से, फिर यूज करो, फिर हमें बताओ। तो वो मैडम कहने लगी कि मैंने तो यही धान 500 रुपए किलो लिया इंदौर से। तो मैंने कहा आप हमारे यहाँ से भी ले जाओ 1 किलो, और आपने जो इंदौर से ले रखा उसको भी पकाना, तो आपको फर्क। तो बाद में उन्होंने, उनका कॉल आया मुझे कि मैडम सेम टेस्ट था। तो मैंने कहा आप पता करना ये इंदौर कहाँ से जाता है क्या। तो उसने पता करा, तो लास्ट में यही निकला कि वो प्रोलाई से जाता है हिमाचल, और हिमाचल से फिर कहीं और सप्लाई, मतलब इस टाइप से हो रहा है। लेकिन जो प्रोडक्शन करने वाला किसान है उसको वो भाव नहीं मिल रहा था जो मिलना चाहिए था। कहने का मतलब ये है, हमने जब प्रयास किया सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, अपना हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी हमारे एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, उससे जुड़े किसान हैं जो कि उत्पादन कर रहे हैं। तो हमने उनसे कहा भाई यहाँ पे ऐसा हो रहा है, आप लोग डायरेक्ट मत दीजिए धान को, इसको स्टोरेज कीजिए, क्योंकि जब उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है, आज लोग वास्तव में जैविक की ओर भी सोचने लगे हैं, और हम अब लोग क्या कर रहे हैं कि धान के उत्पादन को स्टोरेज करने लगे हैं। अब स्टोर करते हैं और धीरे धीरे बेचते हैं। तो मैं इसी साल देख रही थी, जब अभी हम लोग, क्योंकि हमारा जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो इन दिनों खरीदारी करता है, हम लोग भी धान खरीदते हैं। तो किसानों ने क्या करा कि धान का रेट अपने आप से बढ़ा दिया। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जो हमारा किसान है जो मिट्टी से रात दिन खेल रहा है उसको तो अच्छा पैसा मिलना चाहिए। तो किसानों ने उत्पादन मार्केटिंग को थोड़ा प्रभावित किया, सप्लाई चेन की उनको प्रभावित किया, इतना ज्यादा सप्लाई नहीं हो रहा, स्टोरेज करने लगे कि हमें अच्छा रेट मिले। हमने कहा आप कूट के दीजिए। तो समस्या थोड़ी सी ये आ रही है कि हर किसान बड़ी मशीनें नहीं लगा सकता, क्योंकि कई चीजें हमने अपने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कृषि विभाग उत्तरकाशी की सहयोग से एक सेलर लगाया है, प्रोसेसिंग यूनिट, उसका नाम हमने दिया श्री अन्न प्रोसेसिंग यूनिट। उस यूनिट में हम लोगों ने जो धान किसान भी लाते हैं उसको प्रोसेस करते हैं, वो अपने आप से बेचें, उनको एक सुविधा प्रदान की है। और दूसरा, जो हमारा फेडरेशन है वो अभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की भूमिका में भी आ रहा है, क्योंकि जो किसान धान उगा रहे हैं, हम किसानों से धान खरीद रहे हैं, अपने यूनिट में लाते हैं एफपीओ की, और
फिर उस एफपीओ के माध्यम से हमने एक हिमालय ऑर्गेनिक करके हमारी कंपनी है और 3K ऑर्गेनिक करके हमारा एक आउटलेट है नौगांव में। उस आउटलेट के माध्यम से भी हम लोग बिक्री करते हैं। वहाँ हमारे आउटलेट पे डेली खुलता है। उसमें हमारे कई प्रकार के अन्न हैं, लाल धान के अलावा कई प्रकार के और भी अन्न हैं। ये अब हम क्या करते हैं, धान लाया, उसकी प्रोसेसिंग की, उसकी लेबलिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पूरी उसकी प्रोसेस में हमारी जो 7 गांव की महिलाएं जुड़ी हुई हैं और वो लोग अपना इसमें उनको रोजगार भी मिल रहा है और जो उनके पास अन्न भी है, जो उनके पास धान भी है, चाहे मंडुआ है, चाहे झंगोरा है, चाहे उनके पास दालें हैं पहाड़ी, ये सब पे वो हमको हमारे आउटलेट पे आती हैं, वहाँ पे बेचती भी हैं और जो उनके अन्न दूसरी वस्तुएं नहीं होती उसको खरीदती भी हैं। तो इस प्रकार से हमारा आउटलेट एक क्रय विक्रय की भूमिका में भी काम कर रहा है। हमने ये जो आउटलेट है ये अगस्त 2022 में खोला है। इसको करीबन एक साल हुआ है अभी। और जो धान के किसान हैं वो इस बार थोड़ा खुश है कि हमें रेट 10 रुपए बढ़ के मिल रहा है पर केजी पे, तो अच्छी बात है, क्योंकि उनका मनोबल बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है ताकि उत्पादन बढ़े, ताकि लोगों का कृषि से जुड़ाव रहे। और मैं देख रही हूँ धीरे धीरे लोग कृषि पे ज्यादा मेहनत जो जितना पहले नहीं कर रहे थे अब उससे ज्यादा करने लगे। तो एक प्लस मतलब एक पॉजिटिव मैसेज भी दिख रहा है कि लोग अपना जो पारंपरिक खेती थी उसी में थोड़ा मॉडिफाई करके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए इस पे काम कर रहे हैं। और अब उनको, जैसे मैं देख रही हूँ दिन प्रतिदिन, मैं कल ही शाम का आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मेरे जो एफपीओ है उसको कल ही यहाँ पे 35 क्विंटल एक साथ लाल धान का डिमांड आया है। हमको उनको अभी 5 दिन में सप्लाई भी नहीं है। तो इस प्रकार से ऑर्डर भी आ रहे हैं जब हम प्रयास करते हैं छोटा मोटा, और क्योंकि डेली तो बिक ही रहा, 2-4 कुंटल 5-10 कुंटल तो बिकता ही रहता है। तो इस प्रकार से मैं समझती हूँ कि हम सबको मिलके अगर हम, क्योंकि हम छोटे से प्रदेश में रहते हैं जहाँ बिक्री जोत है, और अगर हम मिलके प्रयास करें तो शायद हमारे जो किसान हैं, हमारे जो माताएं हैं, जो इस स्थिति, और हमारे यहाँ जैसे कल भी मैं आपके इस योगाहार कार्यक्रम से जुड़ी थी थोड़ी देर, जो कल शरद जी आए थे अपने वक्तव्य बताने के लिए अपनी जानकारी, तो उनकी बात में मैं सुन रही थी कि माताओं को जोड़े। हमारे यहाँ उत्तराखंड में मैं देखती हूँ, मैं यहाँ पे तो माताएं ही ज्यादा काम करती हैं खेती में, पुरुष भी करते हैं बट माताएं ही ज्यादा, महिलाएं ज्यादा काम करती हैं, और इसीलिए वो स्वस्थ भी रहती है, क्योंकि उनकी जो फिटनेस है वो पूरे दिन भर बहुत अच्छा योगाभ्यास खेत में भी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो खेत है, मैं कह रही हूँ हमारे जो किसान हैं वो अपने खेत को मैं कहती हूँ कि कुछ किसान तो ये देखते हैं कि खेत को कि ये मेरा क्या है, कितना पैसा, कितना उत्पादन देगा खेत, तो उस हिसाब से उसको प्लान भी करते हैं। यानी कि मुझे एक अच्छा भी लगता है कि किसान के अंदर जो बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत करने की एक वो आ गई है, समझ विकसित हो गई, वो हमारी प्लानिंग को और मजबूत कर रही है। हमें उससे पता लगता है कि जब किसान से बात करते हैं कि गांव आप कितना धान देंगे या कितना मड़वा देंगे या कितना वो, तो अपनी प्लानिंग करता है किसान की, मैं इतना मड़वा मेरा हो जाएगा, इतना मेरा धान हो जाएगा, इतना मेरा झंगोरा हो जाएगा। तो इससे ये क्या है कि उससे एक जब हम सामूहिक कार्ययोजना डेवलप करते हैं
तो जब हम उसकी प्रोसेसिंग से लेकर उसकी मार्केटिंग की बात करते हैं तो एक अच्छी प्लानिंग हो जाती है, और वो तभी संभव है जब हम कलेक्टिव अप्रोच की बात करते हैं। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी धान में, मैंने जैसे बताया था कि उत्पादन को हमने सिर विधि से हमको कैसे उसको करना है। तो हमारी जो यहाँ पे संस्था है येसर करके, उस संस्था के माध्यम से यहाँ पे जो किसान हैं उन किसानों का जो ये संगठन है, संगठन के माध्यम से भी जो जुड़े हुए किसान हैं, उन किसानों को हम लोग क्या करते हैं कि सिर विधि से उनको प्रशिक्षण देते हैं समूह स्तर पे, गांव स्तर पे। और उससे क्या है, हम लोग जो धान की खेती है 8 से 12 दिन की पौध को हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। उदाहरण के लिए 1 तारीख को हमने बोलने बाद नर्सरी डाली, और 8 से 12 दिन के बीच में हम पौध को जब ट्रांसप्लांट करते हैं, और उस ट्रांसप्लांट के साथ ही जैसे 10 दिन आज ट्रांसप्लांट की 10वें दिन में, तो 10 दिन बाद फिर उसके लिए हम लोग जैविक उसका पंचगव्य तैयार रखते हैं। तो पंचगव्य में हम जो पूरी चीज हम यूज करते हैं वो करते हैं गाय से बना, गाय का गोबर। इस पे क्योंकि पूरी क्लास हो सकती है, कभी फिर बीच में आऊंगी, इस पे बातचीत करेंगे। लेकिन आज मैं थोड़ा सा मोटा बताऊंगी कि उत्पादन सिर विधि से श्री धान का उत्पादन हमने कैसे बढ़ाया। तो इसमें क्या है कि हम लोग गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र, गाय से बना गाय का दूध, गाय का घी, और ये सब चीज 9 प्रकार का हम लोग एक मिक्सर तैयार करते हैं, और उसको सुबह शाम अपने ठंडे स्थल पे रखते हैं अपने कमरे में। और सुबह शाम उसको एक जो बर्तन होता है प्लास्टिक का, एक ड्रम, और सुबह शाम जब उसको घुमाते हैं उल्टा भी सुल्टा भी, तो 16वें दिन में ये खाद तैयार होती है जिसको हम पंचगव्य कहते हैं। और पंचगव्य से हम लोग क्या है, धान की खेती को जो हमने 8 से 12 दिन की पौध ट्रांसप्लांट की, उसमें जब हम लोग हर 10वें दिन में जब उसकी बीडिंग होती है, निराई गुराई के टाइम जब डालते हैं, तो वो हमारा जो खेत होता है सिर विधि से लगाया हुआ, ट्रांसप्लांट किया हुआ, तो उस खेत का अलग ही उत्पादन होता है। हमारे जो खेत है उसका उत्पादन 1.5 से 2 गुना हमें धान देता है, क्योंकि एक तो जैविक आ गया वो पूरा, और दूसरा जो ट्रांसप्लांट हमने पौध की एक दाने से, फिर जब हम ऊपर देखते हैं लास्ट में जब 5 महीने के आसपास हमारी जो फसल आती है, तो उसमें क्या है कि उत्पादन 1.5 से 2 गुना तक हमारा खेत में बढ़ता है इस सिर विधि से। तो हमारे कई किसान लोगों ने जिनको हमने ट्रेनिंग दी आज भी उस खेती को कर रहे हैं। और लाल धान, क्योंकि लाल धान एक ऐसा धान है जिस खेत में सफेद धान 2 बोरी होगा तो लाल धान सामान्य तरीके से अगर आप उगाएंगे तो 1 ही बोरी होगा, वो कुछ उसका उत्पादन कम है अन्य धान की अपेक्षा। तो इसी उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने श्री विधि का सिद्धांत अप्लाई किया है अपने प्रोला नौगोन क्षेत्र में, और उससे धीरे धीरे उत्पादन बढ़ रहा है। अगर हम सफेद धान को में श्री विधि से करते हैं तो उसका उत्पादन जस्ट एकदम दोगुना होता है, लेकिन लाल धान में एकदम दोगुना नहीं होगा, 1.5 गुना, पौने 2 गुना हो सकता है, और हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग उत्पादन को हमने बढ़ाया। उसके बाद मैंने श्री अन्न प्रोसेसिंग यूनिट की मैंने बात की, वहाँ पे यहाँ पे नौगांव में भी हमारे जैसे मैंने बताया यूनिट है, वहाँ पे लोग किसान इस सेवा केंद्रित होंगी लाते हैं, अपना उसका जो चार्ज होता है एक स्तर पे उसको देते हैं, एक अपना मार्केट भी कर रहे हैं, हम लोग भी उसकी लाल धान की सप्लाई कर रहे हैं। मैं अब यहाँ पे बात करती हूँ कि लाल धान की हम लोग जो हमारा प्रोसेसिंग हो जाता है हमारी श्री अन्न प्रोसेसिंग यूनिट में, उसके बाद हम क्या करते हैं, अन्य जो महिलाएं जो धान नहीं उगा रही, जो हमारे बाजार में रहती है, छोटे कस्बों में रहती है या ऐसे गांव में रहती है जहाँ धान का उत्पादन कम है, हम उन महिलाओं सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपने फेडरेशन ऑफिस में बुलाते हैं। वो वहाँ पे उसकी सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग
और लेबलिंग करती है, और उसके बाद हम उसको अपने आउटलेट के माध्यम से मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग में मैं एक चीज आपको और बता रही, मार्केटिंग एक तो हम आउटलेट स्तर पे करते हैं, दूसरे हम उसको सप्लाई, जैसे बल्क में ऑर्डर आते हैं उस प्रकार से कर रहे हैं। तीसरा हम क्या करते हैं, अभी मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही, 14, 15, 16 अभी अक्टूबर को हम लोग पंतनगर यूनिवर्सिटी ने हमें बुलाया है, और जब पंतनगर यूनिवर्सिटी ने हमको बुलाया कि आप आइए और हमारे यहाँ स्टॉल लगाइए, और लाल धान पे और श्रेयान्न पे उन्होंने हमको ज़्यादा फोकस किया, मिलेट पे। और वहाँ पे मैंने देखा कि अभी जो तो मतलब मार्केटिंग में धान की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों कि किसान आजकल मैं देख रही हूँ शुगर वाले सबसे ज़्यादा शुगर के पेशेंट है, या कई लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि हमें कभी फ्यूचर में शुगर ही न हो, तो क्योंकि लाल धान में प्रयुक्त मात्रा में फाइबर है तो इसको खरीद रहे हैं। और मैं कह रही इसका बहुत बड़ी डिमांड आ रही है धीरे धीरे, और वहाँ पे भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला लाल धान का। हमने 10 कुंटल लाल धान ले जा रखा था 3 दिन में हमारा वहाँ तब कई है, वहाँ से अब कई बड़े बड़े ऑर्डर भी हमको मिल रहे हैं। तो इस प्रकार मार्केटिंग में इसकी कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये चाहूँगी कि हमारे जो अन्य क्षेत्र हैं वो भी इसको ट्राई करें, क्या पता दूसरे जगह भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ऐसा हमको शायद इस मॉडल को हमको दूसरी जगह रिप्लिकेट करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी लाल धान को लेकर के। अभी भारत सरकार की टीम उत्तरकाशी मुख्य कृषि अधिकारी का एक वर्कशॉप हुई थी, उसमें मुझे बुलाया गया, वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया मैंने लाल धान को लेकर के। तो क्योंकि क्या हुआ कि पिछले बार जब हमने लाल धान पे मार्केटिंग की थी तो काफ़ी ऑर्डर आए थे। तो जब हमारा जिला स्तर पे जो कृषि विभाग है उनके साथ जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि लाल धान को हम क्या गंगा घाटी में, क्योंकि मैं तो यमुना घाटी यमुनोत्री वाला जो बेल्ट है, हर की दूल वाले बेल्ट है, मैं वहाँ पे काम करती हूँ इस पे। तो वहाँ जिले में जब ये बातचीत हुई तो जो गंगोत्री वाली घाटी है, चिन्याल सौड़ से लगी हुई गंगोत्री, उस घाटी में लाल धान को कैसे डेवलप किया जाए, तो केवीके चिन्याली सौड़ ने मुझे वहाँ पे ये लाल धान विषय पे प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया, और पूरे गंगा घाटी के किसानों की करीबन 500 किसानों की वर्कशॉप हुई थी। तो उसमें गई है वहाँ पे। फिर कृषि विभाग ने हमारे एफपीओ से 60 कुंटल धान का बीज की डिमांड की, और हमने उस 60 कुंटल लाल धान को गंगा घाटी के किसानों को सप्लाई दिया, विभाग को हमने सप्लाई दिया। सरकार ने इसको इस 60 कुंटल धान को वहाँ के किसानों को सेलेक्ट किया और उनके क्लस्टर बनाए, क्लस्टर के अंदर ये डेवलप किया। तो अभी मैं कुछ दिन पहले देख रही थी, तो जो हमारे यहाँ के उत्तरकाशी जिले के डीएम सर हैं श्री अभिषेक सिंह रोहेला जी, उन्होंने लाल धान की जो उत्पादन हुआ है बड़ी खुशी जाहिर की उतराव गांव में, वहाँ जाकर के कटाई भी की। तो मैं देख रही हूँ लाल धान की डिमांड इतनी बढ़ रही है कि सरकार भी इस पे गंभीरता से विचार कर रही है। और हमारे जिले में पहले गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और जब गवर्नमेंट ने 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट किया तो हमारे जिले का 2 प्रोडक्ट में लाल धान आया। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि चलो इस चीज़ को जब गवर्नमेंट ने अपने उसमें ला दिया तो काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं किसानों को, क्योंकि उत्पादन से लेकर मार्केट से लेकर प्रोसेसिंग को लेकर के गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी हेल्प भी कर रही है। तो मैं अभी जो मैं बता रही थी, जो भारत सरकार की टीम आई थी 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट को लेकर के, उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि इस प्रकार से अगर उत्पादन से लेकर के प्रोसेसिंग से लेकर के और मार्केटिंग को लेकर के किसानों के साथ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी हमारे से छोटे से प्रयास की सराहना की।
और हमारे यहाँ विजिट करने के लिए भी उन्होंने आगे बोला है कि हम लोग आएंगे और जो ये उत्पादन आप लोग परोला क्षेत्र में कर रहे हैं इसको हम आगे और अच्छा बनाएंगे ताकि किसानों को फायदा मिले, क्योंकि लास्ट मकसद ये है कि जो उत्पादन जो किसान मिट्टी से खेल रहा है और उस मिट्टी से ही अपने आजीविका चला रहा है, उससे वो उपज आ रही, तो लास्ट में हमारा भी मकसद ये है कि उसको किसान को प्रॉफिट होना चाहिए, उसकी आजीविका सुधरनी चाहिए, उसका सामाजिक विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक अच्छा हमें एक पॉजिटिव साइन मिला है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी मार्केटिंग को लेकर के 14 से 28 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली में, प्रगति मैदान दिल्ली में होने जा रहा है। इस प्रगति मैदान के मेले में भारत सरकार से हमें कॉल आ गई है कि आपने वहाँ पे स्टॉल लगाना है प्रगति मैदान दिल्ली में। तो अभी आजकल हमारी उसकी तैयारी भी चल रही है कि कैसे वहाँ पे हम लोग प्रतिभाग करें, क्योंकि और वहाँ पे एक चीज में आपको और भूल गई थी धान पे, अभी लाल धान को हमारे जिले में जीआई टैग मिला है, उसकी प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन भारत सरकार के जो वहाँ पे नुमाइंदे बैठे हैं उन लोगों ने क्या करा कि पूरे उत्तराखंड के लाल धान को, मतलब जीआई टैग पूरे उत्तराखंड के लाल धान को दे दिया है। तो मेरी अभी जब सेंटर के कुछ लोगों से बात चल रही थी तो वो लोग कह रहे थे, मैंने कहा कि आपने ये अच्छा नहीं किया, हमारे साथ अन्याय है। हम लाल धान हमारे सिर्फ उत्तरकाशी जिले में हो रहा है और आपने उसमें उधम सिंह नगर भी जोड़ दिया, आपने उसमें नैनीताल भी जोड़ दिया, आपने हरिद्वार भी जोड़ दिया। तो ये मतलब ठीक नहीं है। जब किसी विशेष स्थान पे कोई चीज होती है तो उसकी विशेषता होती है। आप लाल धान जोड़िए, उधम सिंह नगर में अगर उत्पादन हो रहा तो आप उधम सिंह नगर लाल धान कीजिए उसको। इस तरह से हमारी वार्ता भी चल रही है और मैं जब दिल्ली में जाऊंगी तो उस पर खैर वहाँ पे बातचीत तो करूंगी। अपनी लड़ाई लड़नी है हमको, क्योंकि हमारे क्षेत्र विशेष का मामला भी है। तो मैं ये चीजें, क्योंकि टेक्निकली चीजें हैं और जो हमारा किसान है जो इतनी मेहनत कर रहा है वो इस चीज से वाकिफ कम रहते हैं। हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं इस विषय पे भी, और उनके जो हमारा एफपीओ है वो इस विषय पे बड़ा संवेदनशील है कि हमको ये इस काम को आगे बढ़ाना है। तो अभी हमको वहाँ पे भी जाना है ट्रेड फेयर में, और इस प्रकार से हम लोग ऑनलाइन भी मार्केटिंग कर रहे हैं। हम जो हमारा ये हिमालय ऑर्गेनिक का पेज है फेसबुक पे, उसके माध्यम से भी हमें ऑर्डर आते हैं और जो जहाँ हमें डिमांड करते हैं हम उनको ऑनलाइन भेजते हैं। क्योंकि 4 kg और 1 kg के पैकेज से लेकर के 4 kg 5 kg का भी हमारा पैकेट है, उस प्रकार से हम लोग पैकिंग करके लाल धान को बेचते हैं। दूसरी मैं बात करती हूँ यहाँ पे अब सीरियल की। 2021 में हम लोग जब फील्ड में काम कर रहे थे तो मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ कौड़ी होता है, एक कौड़ी बोलते हैं उसको, फॉक्सेल मिलेट कहते हैं उसे। तो कौड़ी बिल्कुल भी कहीं हमको बीज नहीं मिला, बिल्कुल 1-2 किसानों के बड़ी मुश्किल से 2-4 किलो मिला। हमने क्या करा, उस बीज को हमारे यहाँ जो फेडरेशन स्तर के किसान हैं जो जुड़े उनको दिया, और दूसरे साल हमको उन किसानों ने 30 किलो दिया। हमने जो उत्पादन, क्योंकि बहुत ज्यादा किसान इसको लेने, फिर हमने उस 30 किलो को कुछ तो कुटाई करके उसके प्रोसेसिंग की, और कुछ हमने क्या करा किसानों को बीज बढ़ा। इस बार कौड़ी बहुत अच्छा मतलब हो रहा है, किसान काफी हमारे पास भी कौड़ी का बीज भी आ रखा, और उसका कुटाई के लिए मतलब प्रोसेसिंग के लिए भी उत्पादन। तो धीरे धीरे ये क्या है, ये जो सीरियन है कौड़ी चीना पे अभी हमको काम करना है। अभी तक हमें 50 किलो चीना यहाँ पे नहीं मिल पाई है अपने क्षेत्र में, बाहर से हमें लेनी पड़ रही। तो जो चीना है
चीड़ा का उत्पादन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं और इस साल हमने कुछ जिन किसानों को बीज दिया, अभी हमको वहां से उत्पादन इसका मिलेगा। मंडुए की जहां तक मैं बात करती हूँ, मंडुए हमारे क्षेत्र में भरपूर मात्रा में है। इसकी अगर नई वैरायटी है कुछ तो उस पे, लेकिन जो हमारे यहाँ का मंडुआ है वो बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है। और मंडुए की हम लोग इसका मंडुए का आटा बनाते हैं और मंडुए के आटे, अभी एक हमारे यहाँ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसका बिस्किट भी बना रहा है मंडुए का और उस पे वो काम कर रहा है और उसका बहुत बढ़िया बिजनेस भी चल रहा है। मैं बात करती हूँ चौलाई की। चौलाई भी हमारे क्षेत्र में यहाँ पे बहुत बल्क में होता है। यहाँ पे कई हजारों टन चौलाई बाहर जा रही है, लेकिन अभी क्या है कि अच्छी बात ये हो रही कि अभी जब से मोदी जी ने ये मिलेट का ज्यादा वो किया है, क्योंकि पहले क्या था, मंडुए का हमारे यहाँ रेट मिलता 20 रुपए 15 रुपए, मतलब बहुत कम, उसका कोई मार्केट वैल्यू, लोग कई सालों से अपने घरों में स्टोर करे हुए। जैसे ही अभी पिछले साल थोड़ा बढ़ा और इस बार ज्यादा बढ़ गया रेट, तो सबने अपना मंडुआ बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा, मैं तो इस विषय में हमारे माननीय मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि विशेषकर हमारे यहाँ जो ये मंडुआ झंगोरा जो गांव में जो विलुप्त के कगार पे था, झंगोरा कौड़ी चीना, अब लोग इसकी खेती की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि इसका जब से रेट बढ़ा है लोगों को अच्छा पैसा मिल रहा है और इस पैसे से लोग अपना सामाजिक आर्थिक विकास कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जब, और दूसरी बात, मिलेट को लेकर के लोग अब लोग जागरूक हुए हैं, लोग उसकी डिमांड करने लगे। मैं वहां जब पंतनगर मेले में गई थी तो कौड़ी जितनी हमने ले जा रखी थी, 20 किलो के आसपास कौड़ी ले जा रखी थी, तो वो एक भी बच्चा नहीं, उसकी डिमांड ज्यादा थी। मैं आपको बता रही, मंडुआ हमने काफी ले जा रखा था, वो भी नहीं बचा। तो कहने का मतलब यह है कि आज जो हमारे, जब से हमारे ग्राहक इसकी डिमांड कर रहे हैं श्री अन्न की, तब से क्या है, जो हमारे गांव में उत्पादन करने वाला है, क्योंकि पैसा उनकी जेब में जा रहा है तो उसका मनोबल बढ़ रहा है। और वो जो हमारी पारंपरिक खेती है श्री अन्न मिलेट, इस पे उसका ध्यान ज्यादा जा रहा है। क्यों कि पारंपरिक खेती करने में मैं तो कहती हूँ कि न तो बहुत ज्यादा टेक्निकल है और न इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाला जाता है। ये शुद्ध एक किस्म से जैविक है। मैं तो जैविक जब हम बोलते हैं तब लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट है आपके पास, लेकिन मैं तो इसको केमिकल फ्री खेती बोलती हूँ। एक किस्म से प्राकृतिक भी खेती है वो। तो कहने, हालांकि दोनों तीनों में डिफरेंट है, पर केमिकल फ्री खेती कहती हूँ मैं कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई फर्टिलाइजर नहीं है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि श्री अन्न पे बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं। खैर हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा इस पे प्रचार प्रसार कर रही है। मैं अभी 2 दिन पहले यहाँ जो कृषि रथ चलता है उस कार्यक्रम में भी हमें मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने मुझे मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया था, तो मैं गई थी वहां पे। मैंने किसानों को वहां पे जागरूक इस विषय पे किया कि आप अपने औने पौने दामों में अपने अन्न को न बेचें, आपको जो सही रेट देता है, क्योंकि जैसे झंगोरा है इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इस साल उत्पादन ही नहीं है, बारिश से उत्पादन बहुत घट गया है। तो अब पिछले बार जैसे मंडुए का रेट गवर्नमेंट ने 40 रुपए 39 रुपए 46 पैसा किया, अच्छा खासी उसकी डिमांड आ रही और मार्केटिंग भी बहुत बढ़िया हो रही। और प्रोसेसिंग करने पे हम लोग यहाँ पे हमारे आउटलेट पे 60 रुपए तक उसका बिक जा रहा है हमारी आउटलेट पे। जब बाहर जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और वो सब चीजें जोड़ के तो निश्चित है महंगा तो हो गई थोड़ा। जी जी दीदी, आपने श्री अन्न के साथ ही लाल धान की विशेषताओं को बताया। कहने का मतलब ये है कि उत्पादन तभी बढ़ेगा किसी चीज का जब ग्राहक उसकी ज्यादा डिमांड होगी। और जो हमारा, हाँ जी जी, वो असल में क्या नेटवर्क कुछ आगे पीछे है,
जी, नेटवर्क कुछ आगे पीछे है तो आवाज आ रही? जी, 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 हाँ, आवाज़ आ रही है। और मैं आदरणीय हाँ कुछ रंजना बहन जी से निवेदन करूँगा, क्योंकि शायद अच्छा मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है और इससे आवाज़ आगे पीछे मेरी हो सकती है। तो मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि जो आज हमारी मुख्य अतिथि नहीं जी नहीं हैं। अच्छी आवाज आ रही है। अच्छा, जी, 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 धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद दीदी। आपने श्री अन्न के साथ ही जो धान है और उसको उत्पादन की तकनीक के साथ ही प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की भी बात करी है। और आप उत्तरकाशी के सुंदर इलाके पुरुला से हैं, नौगाँव से हैं और हमारी आदरणीय अतिथियों को ज्ञात होगा कि पिछली बार एक ऋचा बधानी आई थी। उन्होंने प्रोसेसिंग पे फ्रूट प्रोसेसिंग पे बात करी थी और वो संभवतः जुड़ने वाली होंगी। तो वो भी एक ही परिवार से हैं और आदरणीय बधानी जी की ही प्रेरणा से उन्होंने कार्य को आगे बढ़ाया। इसी क्रम में जबकि हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के पुरोला की और वहाँ के किसानों की बात आ रही है आदरणीय श्वेता बधानी जी के माध्यम से, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय श्री पवन कुमार जी जो कि पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार से हैं, क्योंकि उनका अनुभव उत्तराखंड के लगभग सभी जनपदों के कोने-कोने से किसानों के साथ है और साथ ही रूरल डेवलपमेंट और कृषि कार्यों से वो गहरा उनका नाता है। तो उनसे निवेदन करूँगा कि आप इस वार्ता में सम्मिलित होकर के जी, सादर प्रणाम। जी, धन्यवाद दिनेश जी। बहुत सुंदर आज की वार्ता। आज के मुख्य अतिथि बधानी जी को बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर श्रीधान पद्धति के माध्यम से जो आपने इनोवेशंस किए हैं। मेरा भी इस पुरोला के जो एरिया है उसमें करीब 20 वर्ष पहले से मुझे पहली बार जाने का मौका मिला, करीब 20। और इतनी सुंदर घाटी उत्तराखंड की, इतना धन धान्य मेरे ख्याल से इस इस हिस्से में, उत्तराखंड के इस हिस्से में सबसे सुंदरतम स्थानों में से एक जगह है, जहाँ पर वहाँ पर 2 नदियाँ भी वहाँ पर उस घाटी के जाती थी और जाती हैं अभी भी। और बहुत ही सुरभ्य स्थान को देखने का एक अवसर मुझे मिला। वहाँ के कृषि को, वहाँ के जीवन को, वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला और मैंने वहाँ पर जो परिवर्तन हुए हैं उनको भी बहुत नज़दीकी से देखने देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और विशेष रूप से जब हम श्रीधान पद्धति की बात करते हैं, तो अभी कुछ दिन पहले जब एक हमारे साथी बिहार से आए थे, तो उन्होंने इसको एसआरआई पद्धति को केवल राइस तक ही सीमित नहीं कहते हुए, उन्होंने, अगर सबको याद होगा, उन्होंने इसको कहा था सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन। राइस इंटेंसिफिकेशन की जगह उन्होंने कहा कि हर एक चीज में अगर हम रूट की जो जड़ है उसकी रूटिंग की उसको हम बढ़ा देते हैं, तो वो पौधा ज्यादा स्वस्थ होगा, ज्यादा उसका प्रोडक्शन होगा, ज्यादा उसकी क्षमताएं बढ़ेंगी, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं भी उसकी बढ़ेंगी। तो ऐसा करके उन्होंने भी हमें मार्गदर्शन दिया था। तो ये सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन या सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन, ये मुझे लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण पद्धति है और इसके ऊपर भी हमारे जो साथी हैं उसको जरूर अपना अनुभव बांटे कि कैसे उनको लगता है कि एक कम विकसित जड़ है और एक अच्छी तरह से विकसित जड़ है, उन दोनों के उत्पादन में कितना अंतर हुआ है। और ये एक पद्धति ऐसी भी है जिससे कि हम अपने मृदा की स्वास्थ्य को भी हम जांच सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हमने 900वें दिन पर चर्चा की थी। और जहाँ तक के लाल धान की बात है, और मुझे याद है कि 20 साल पहले तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। 7-8 रुपए किलो भी मिल जा रहा था, उससे सस्ता भी मिल जा रहा था। बाहर आके वो 20, 25, 30 रुपए के हिसाब से मिलता था। ज्यादा उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इसको अब इसकी वैल्यू अब बढ़ने लग गई है। और बहुत खुशी की बात है कि जीआई टैग मिल गया है इसको पूरे उत्तराखंड के लिए। लेकिन कोरोला के और उत्तरकाशी का जो श्री लाल धान है उसकी अपनी विशेषता है, उसकी अपनी वैल्यू है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा है और इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। पुरोला, नौगांव और याला जो जौनसार का इलाका है, सभी साथियों के लिए वो एक ऐसा इलाका है जहाँ से बहुत ज्यादा पलायन नहीं हुआ और इस वजह से भी हमने इसको, हमारी समझ ये बनी
कि शायद इस वजह से भी यहाँ की कृषि में एक बहुत अच्छा तरह से लोगों ने प्रगति हुई और इसमें ज़्यादा उत्तराखंड के बाकी क्षेत्रों के मुकाबले यहाँ पर कृषि बची रही और यहाँ पर उसका उत्पादन भी अच्छा रहा। तो आप सबके काम करने के लिए आज की मुख्य अतिथि को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा केवल एक प्रश्न है, वो ये है कि पुरोला की घाटी में और इस तरह के आसपास के क्षेत्रों में जब से टमाटर की फसल का बहुत ज्यादा उत्पादन होने लग गया और उससे वहाँ की इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई और लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आने लग गया, तो उसको और हम अब ये जो हम धान की बात करते हैं और बाकी और मोटे अनाजों की बात करते हैं, जो कि पुराने दौर पर उसकी भी डिमांड बढ़ रही है, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या टमाटर का एरिया थोड़ा-सा कम होगा क्योंकि हमारे जो मोटे अनाज हैं उसकी माँग बढ़ रही है, उसके रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। तो इस बारे में अगर वो कुछ अभी जो वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है इसके बारे में कुछ बताते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत हम सबका ज्ञानवर्धन होगा और हमें भी जानकारी इसके बारे में मिलेगी। जी, मैं मंच को इसी को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने पुरोला के बारे में, क्योंकि जो जहाँ की चीज को उपयोग करते हैं, आपने हमारे लाल धान जो नोगो पुरोला में हमारे जिले में होता है, वास्तव में ये अपना एक अलग पहचान रखता है। क्योंकि जब हम मार्केटिंग में जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो ग्राहक है वो बोलते हैं, मैं अभी नैनीताल के एक ग्राहक आए थे पंतनगर में, जब हम लोगों ने स्टॉल लगा, वो बोल रहे हैं मैं अपने जिले का लाल धान तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, पिथौरागढ़ मैंने कि हर जगह के लाल धान का चावल खाया है, तो लेकिन जो विशेषता पुरोला की है वो अलग ही है। तो जब हम किसी चीज को यूज करते हैं तो उसको, इसीलिए मेरी जीआई टैग पे भी गवर्नमेंट के साथ लड़ाई चल रही है इसी विषय पे कि जहाँ का जो चीज है उसकी, अगर हमारा हर्षिल की मुनस्यारी की राजमा अगर फेमस है तो उसको जीआई टैग वहीं का मिलना चाहिए। हमारी यही लड़ाई है। अगर पुरोला का लाल धान अपने में अलग पहचान रखता है तो उसको मिलना चाहिए ना वहाँ के किसान, क्योंकि मिट्टी की और उत्पादन का अलग ही होता है। दूसरी बात सर, आपने एक चीज कही कि जब से हमारी घाटी में ये टमाटर मटर, वास्तव में हमारी वैली ऐसी वैली है कि एक बार कोश्यारी जी जब मुख्यमंत्री थे तो नैनीताल में अपने एक भाषण दे रहे थे किसी मंच से, तो उन्होंने वहाँ पे, मैं अपने घर में बैठ के टीवी पे देख रही थी उस भाषण को, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखना है या खेती से स्वरोजगार देखना है तो उत्तरकाशी के पुरोला नोगो क्षेत्र में जाइए, जहाँ पे किसान अपनी आजीविका को कैसे संवर्धन कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो मुख्यमंत्री जी हमारे, मतलब कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो हमारी क्षेत्र की ऐसी तारीफ कर रहे हैं, हमारे जो किसान मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो आते रहते हैं यहाँ पे, फील्ड में उन्होंने देखा है। तो मेरे क्षेत्र में जो एक सुंदर घाटी टमाटर और मटर की है, इससे भी लोगों के आजीविका का काफी अच्छा पैसे के क्षेत्र में काफी बढ़ा है। लेकिन मैं तो कहूँगी कि आज जो मिलेट्स, ये हमारे श्रीअन्न से भी लोगों की आजीविका में सुधार हो रहा है। जो असल में क्या है कि जो तलाई क्षेत्र है, यानी सिंचित एरिया है, सिंचित एरिया के लोग ज्यादातर टमाटर की खेती करते हैं और फिर टमाटर के साथ साथ वो ये लाल धान और सामान्य धान की खेती करते हैं। वो ये एरिया अलग है। लेकिन जो हमारा श्रीअन्न का एरिया है, मंडवा झंगोरा का, ये रेन फेड एरिया में होता है, क्योंकि मंडवा झंगोरा सिंचित एरिया में नहीं होता। तो जो सिंचित एरिया का किसान जिन्होंने मतलब लाल धान के उत्पादन पे तो इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा टमाटर से, क्यों कि पैसा भी जरूरी है। लेकिन लाल धान के उत्पादन बढ़ाने के लिए श्री विधि, जैसे सर आपने कहा कि सिर्फ धानी के साथ ही सिस्टम ऑफ राइस, ये सारा मतलब वो सिर्फ धानी के साथ नहीं कर रहे हम तो गेहूं के साथ भी कर रहे हैं उसको, हम उसको राजमा के साथ भी करवा रहे हैं किसानों से, हम उसको मंडुए के साथ भी। हमने अभी गवर्नमेंट के साथ पिछले
3 साल से मैं मंडवा और झंगोरा इस पे भी हम लोग श्रीविधि को से करवा रहे हैं। किसानों में उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि हमारा उत्पादन बढ़े। गवर्नमेंट अभी मिलेट को अभी पिछले साल उन्होंने हम तो 3 साल पहले से करवा रहे हैं कि श्रीविधि से उत्पादन बढ़े और किसान को उसका पैसा मिले। हमारा मकसद ये है कि लास्ट में कि किसान को अच्छा पैसा मिलना चाहिए। दूसरी बात में जैसे आपने कहा कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। साइड इफेक्ट इसका बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो धान वो जिस खेत में पहले लाल धान लगाते हैं उस खेत में टमाटर लगा रहे हैं, तो उसका एक ही अल्टरनेटिव है कि हमको ऐसी विधाओं को अपना करके ही उनको बढ़ाना है। जो जिस खेत में वो ऑलरेडी धान कर रहा है उसमें 1 बोरी उत्पादन हो रहा, अगर हम श्रीविधि से उस खेत में धान करवाएं तो 2 गुना नहीं तो 1.5 गुना तब भी होगा। तो ये हम लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं उस विषय पे। और मिलेट पे मैं तो कहूँगी मिलेट पे भी लोगों में बहुत जबरदस्त अवेयरनेस आ रही है। जब असल में क्या है, घर घर में टीवी है, मोदी जी वहाँ से बोलते हैं मंडवा झंगोरा या हमारे कोई भी हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, तो उससे क्या है कि एक अच्छा मैसेज जा रहा है। और किसान अब पहले मंडवा जो 20-25 रुपए किलो मिल रहा था, आज किसान बोल रहा नहीं गवर्नमेंट का रेट 40 रुपए, हम 40 रुपए से कम देंगे नहीं। तो अच्छी बात है, कम से कम जो वो उगा रहा, ये इस बार 2 खेत उगाया, अगली बार था मैं कौड़ी नहीं देख रही हूँ, पहले हमें मिल ही नहीं रहा था, इस बार हमें काफी मिल गया है कौड़ी। तो अच्छी बात है, जिस चीज का जब रेट बढ़ रहा है तो बेनिफिट निश्चित रूप से होगा ही। तो ये एक चीज में जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न जो टमाटर से था और मटर की खेती से और विशेषकर टमाटर की खेती में, वो ये था कि उसमें रासायनिक कीटनाशक और बाकी चीजें कितनी कितनी जा रही हैं और उससे क्या कोई खेती में प्रभाव पड़ रहा है, एक तो प्रश्न ये था। और दूसरा मेरी अपनी जानकारी के लिए ये था कि एक बड़ा दूरस्थ क्षेत्र है पुरोला विकास खंड में, वो था सरपटिया, वहां तक के क्या सड़क पहुंच गई? अभी तो पूरी नहीं पहुंची सर, आधे में है जी। बहुत ही दूरस्थ इलाका था, मैं सबकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था उस समय। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही दूरस्थ, और वहाँ के जो लोग हैं उनकी भी जीवन अपनी अलग ही दुनिया थी, तो बहुत अलग सा इलाका था जी। तो ये केमिकल जो डाल रहे हैं उसमें टमाटर में, उससे खेती पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वहां पर लोगों के मन में क्या धारणा है, इसके बारे में आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी जी, मैं जरूर बता रही हूँ। मैं इसके बारे में मैं विगत 3 साल से मैं वॉच कर रही हूँ इस विषय पे, क्योंकि हमारा भी जो एपीओ है ये मार्केटिंग का काम करता है, टमाटर मटर ये सब चीजों को लेकर के। तो मैं देख रही हूँ कि जिन लोगों ने बहुत ज्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर का यूज किया है, उनका टमाटर के खेतों में ही उत्पादन गिरा है। जब गिरा है, अब लोगों ने कम कर दिया है इन फसलों को। अब लोग दोबारा मतलब वापस आ रहे हैं लाल धान पे, सामान्य धान पे, क्योंकि जो क्रॉप साइकिल है ना, उसको तो उनको अपनाना ही पड़ेगा। अब जिस खेत में लगातार 4 बार 2 बार आप लगातार टमाटर लगा रहे हैं, टमाटर नहीं हो रहा। पहले जिस खेत में बोलने बाद 500 क्रेट टमाटर हो रही थी, वो खेत आज 100 पेटी नहीं दे रहा, 100 क्रेट नहीं दे पा रहा। तो धीरे धीरे किसान भी अवेयर हो रहा, वो भी सोच रहा है कि मिट्टी को की जो गुणवत्ता है, वो उसका उपजाऊपन है, उसको बना के रखना है। तो धीरे धीरे अवेयरनेस तो आ रही है सर, ऐसी बात नहीं है। हम जो पहले क्या बोलते हैं वो केमिकल की ओर ज्यादा भाग रहे थे, आज हम जैविक की ओर जाने लग गए किसान, ऐसी नहीं है। जी बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सुंदर हमें वार्ता, और मैं मंच वापस दिनेश जी को और अपने साथियों को सौंपता हूँ। कृपया संवाद जारी रखें, समय दी। जी बहुत ही सुंदर संवाद रहा, और कि संवाद से ये आया है कि किसान जागरूक हो रहा है कुल मिलाकर के, जो मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर के,
फसलों के उत्पादन को कैसे हम नई तकनीक परंपरागत खेती में नई तकनीकों का होना भी जरूरी है। तो ये बातें भी सामने आई हैं और अभी जो ये अच्छी बात है कि किसान जो जहरीले रसायनों का प्रयोग कम कर रहा है, वो अवेयर हो रहा है, क्योंकि उससे मिट्टी की गुणवत्ता, फसलों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य की गुणवत्ता गिर रही है। और इसी क्रम में जबकि आज युगाहार के इस मंच पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आदरणीय श्वेता बधानी जी मुख्य अतिथि के रूप में बात कर रही हैं। युगाहार के सदस्यों से निवेदन है कि आपका कोई प्रश्न हो या कोई बात रखना चाहते हो आदरणीय श्वेता बधानी जी से, खासकर लाल धान और उससे संबंधित, तो आपका स्वागत है। जी जी, आदरणीय गजानन पवार सर जी, आप महाराष्ट्र से हैं। नमस्ते बहन जी। ये लाल चावल अपन रोज खा सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल खा सकते हैं। और ये नहीं, मैंने एक दो जगह हमारे महाराष्ट्र में लाल चावल खाया तो वो ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, जैसा आम चावल की तरह नहीं होता, वो ऐसा चिपक के रहता है वो खाने में भी। जी, आवाज आपकी कम आ रही सर, आवाज कम आ रही है। वैसा मतलब उसको हिंदी में क्या कहेंगे मुझे नहीं, वो जैसा बाकी चावल बनता है अपना ये उस टाइप का ऐसा ही बनता है। उसकी कोई विशेष विधि है क्या बनाने की? नहीं, सेम जैसे चावल बनता है वैसे ही बनता है। नहीं, हमारे महाराष्ट्र में क्या करते हैं, वो उसको धो डालते थोड़ा और वो पानी में डाल के या कुकर में डालते पका लेते। बस तो ऐसे ही करते हैं हमारे यहाँ भी। तो बाकी उसमें कोई विशेष विधि नहीं। मैंने एक दो जगह खाया वो पकाया हुआ, तो वो ऐसा चिपक रहा था मुंह में, मतलब स्वाद तो अच्छा लग रहा था। हाँ जी जी जी। ये जो लाल चावल है ना, ये क्या है कि आप इसको खाएंगे, ये सुपाच्य है असल में, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है। और जब आप खाएंगे तो आपको दोबारा मन करेगा दोबारा खाना है, क्योंकि पचाने के लिए आसान है ये। और इसमें शुगर वुगर ये सब चीजें तो कम होती है। बिल्कुल, अगर आप कंटिन्यू लाल चावल खाते हैं शुगर होगा ही नहीं। झंगोरा का हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे लाल चावल होता है, हम तो यही खाते हैं, मतलब तो शुगर का तो मतलब ही नहीं होता। और इसमें भी अपने पैकिंग कितनी, 1 किलो और 4 किलो में आते? हाँ जी, 1 किलो 4 किलो। तो उसके ऊपर 5% जीएसटी भी लगता होगा फिर? हाँ। तो वो 25 किलो 100 ग्राम का कीजिए, मुझे जीएसटी हट जाएंगे उसके ऊपर की। हाँ 25 किलो 100 ग्राम अगर वजन करते हैं तो 5% वो ग्राहक के पैसे बच जाएंगे। अच्छा। आपको तो फार्मर प्रोड्यूसर होने की वजह से तो मतलब सेटअप मिल ही जाएगा वो 5% का, लेकिन ग्राहक के 5% बच जाएंगे। उसमें से 25 किलो 100 ग्राम करना है उसको फिर पैकिंग। अच्छा। ठीक। जी सुंदर। एक तकनीक आदरणीय पवार जी के माध्यम से कि हाँ 25 किलो 100 ग्राम का पैकेज किया जाए तो ग्राहक को जीएसटी कम पड़ेगा। इस पे भी ये भी एक प्रयोग करने वाली बात, बहुत अच्छी जानकारी है। जीएसटी पड़ता ही नहीं दिनेश जी उसको। अच्छा। जी। तो ये एक ग्राहकों के लिए बड़ी अच्छी बात है और किसानों के लिए और अच्छी बात है कि उनका उत्पाद ज्यादा बिकेगा। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी जो कि महाराष्ट्र से हैं और बहुत सारे किसानों के साथ उनके संपर्क हैं, साथ ही वो वैज्ञानिक तरीके से परंपरागत खेती को कैसे किया जाए उस पर भी फोकस करते हैं। जी, आपका स्वागत। धन्यवाद सवाल जी। आज की जानकारी बहन जी ने जो दी बहुत अच्छी रही, और पवन जी ने उसके संदर्भ में टमाटर के बारे में जो बात कही वह निश्चित रूप से सोचनीय है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टमाटर का
क्या रेट था पूरे देश ने देखा है। एक तरफ 200 रुपये था और 1 महीने के बाद में, मैं महाराष्ट्र में हूँ, वर्धा और नागपुर में हमारा जान पहचान है और हमारे दोनों घर भी है, तो वहां पे 2 रुपए को भी कोई लेने को तैयार नहीं था। इसमें मुश्किल ऐसी हो जाती है। और मैं किसान हूँ, इसलिए जानता हूँ कि टमाटर के रेट जब बहुत डाउन हो जाते हैं, और आपका एरिया अगर जहाँ पे टमाटर होते हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से आपके नेटवर्क के माध्यम से और आपके एफपीओ के माध्यम से कि भी टमाटर के जब प्राइस बहुत कम होती है, तो ऐसे में उसका टोमेटो केचप, टोमेटो सॉस, ऐसे जो प्रोडक्ट्स है जो मतलब सस्टेन किए जा सकते हैं, लॉन्ग इसमें प्रिजर्व किए जा सकते हैं और उनको बाद में बेचा जा सकता है, ऐसा अगर ट्रेनिंग आप लोग देते हो तो निश्चित रूप से वो एक मील का पत्थर होगा। वरना जहाँ पे महाराष्ट्र में तो हमने कई बार देखा कि ट्रक के ट्रक, ट्रैक्टर के ट्रैक्टर सड़क पे फेंक देते हैं, पूरे के पूरे जो क्रॉप है वो जोत लेते हैं और उसको खराब कर देते हैं। ऐसी स्थिति ना आवे, इस तरह की कुछ अगर पहल होती है तो निश्चित रूप से वो किसानों के लिए फायदेमंद होंगी। बस इतना ही मेरा सुझाव है। बहुत सुंदर सुझाव है आपका सर। जो जब भी कोई क्रॉप, क्योंकि देखो ये क्रॉप इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम रहती है। टमाटर है बहुत जल्दी 2-3 दिन बाद खराब हो जाएगा अगर हम उसको टाइम पे मार्केट नहीं किया। तो उसके का एक ही है कि वहाँ पे एफपीओ बना करके, फेडरेशन बना करके वहाँ के किसानों को प्रोसेसिंग की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उत्पादन ही करना इम्पोर्टेंट नहीं है, मार्केट करना इम्पोर्टेंट है। दोनों इम्पोर्टेंट, उत्पादन के साथ उसकी सप्लाई और उसका बाजार ढूंढना। और उत्पादन हमें कौन सी चीज करनी चाहिए जिसकी बाजार में डिमांड हो। आजकल तो यहाँ तक है कि हम जब हमारे यहाँ का जो टमाटर है नोगो प्रोला का, तो उसकी अपनी एक अलग विशेषता रखता है दिल्ली आजादपुर मंडी और हमारी मदर डेयरी। क्यों कि मदर डेयरी के जो वो हैं दिल्ली में दुकानें हैं, जो जगह जगह आउटलेट हैं उनके सब्जी के, उन पे उनका एक स्पेशल डिमांड होता है नोगो प्रोला के टमाटर को लेकर के कि हमको जो दाना चाहिए वो 60 से 80 ग्राम के बीच का दाना चाहिए। आप ऐसी वैरायटी लगाओ जो इससे ऊपर बढ़े ना। तो देखो जब वो डिमांड के आधार पे उत्पादन हम लोग करते हैं, हमारे यहाँ के किसान करते हैं, तो क्या है उसका अलग ही रेट मिलता है। मैं आपको थोड़ी सी इस बात पे बताऊंगी कि इस साल हमारे यहाँ जो टमाटर का किसानों को टमाटर का पैसा मिला है, बहुत अच्छा पैसा मिला है। लेकिन इससे पहले 3 साल तक अच्छा नहीं मिला, किसान निराश हो रखे थे। पर इस बार इतना है कि जिसकी 100 क्रेट टमाटर बनी उसके 3 लाख रुपए नगद आए घर पे। मैं आपको बता रही और हमें बड़ी खुशी है कि कम से कम 3 साल में अच्छा पैसा तो मिला हमारे किसानों को। हमारे क्षेत्र के किसानों को सबसे बढ़िया पैसा मिला नोगो प्रोला के। और मैं देख रही थी कि विगत 2 साल से उत्पादन का टमाटर का भी उत्पादन गिरा है। क्यों कि रेट सही नहीं मिल रहा था, किसान उत्पादन कम कर दिए थे। अब इस बार रेट अच्छा मिला, बहुत अच्छा मिला, मतलब अच्छा क्या बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि जब आप लगा लो कि 20 रुपए 20 किलो 25 किलो का जो पेटी है वो 4200 तक बिकी है। तो बहुत ही अच्छा, मतलब अगर इतना भी नहीं होना चाहिए, खैर किस जो ग्राहक हो ये कह रहा था कि नहीं टमाटर खाएं या कुछ और करें, पर मीडियम होना चाहिए किसान। अब जैसे भाई साहब बता रहे हैं अभी, जो सर बता रहे थे मुझे अभी कि हमारे यहाँ 2 रुपए किलो, तो ये इसका भी समर्थन मूल्य पे बात होनी चाहिए। सरकार को इतने, जैसे सपोज मंडियों का समर्थन मूल्य गवर्नमेंट ने अब जारी कर दिया कि 38 रुपए 46 पैसे, ऐसे टमाटर का भी कम से कम होना चाहिए, सेब का भी कम से कम होना चाहिए। क्योंकि किसान का तब क्या होगा, उसकी जो लागत है वो तो कम से कम, अब जैसे महाराष्ट्र में 2 रुपए किलो, ऐसे में तो किसान आत्महत्या कर लेगा जब उसकी फसल के ऊपर ट्रैक्टर चलेगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। जी एकदम सुंदर बात की मूल्यों को भी कंट्रोल में रहना जरूरी है, क्योंकि हाँ किसान को उसका उचित मूल्य मिले
उसके साथ साथ ग्राहक को भी उचित मूल्य के साथ भोजन मिले, बिल्कुल क्योंकि भोजन की और जीवन की व्यवस्था सरलता के साथ सतत आगे बढ़े। हाँ, मैं आदरणीय डॉक्टर दुबे जी और बहन श्वेता जी की मध्य जो संवाद हुआ, उसमें एक ही बात जोड़ना चाहूँगा कि उत्तराखंड के पहाड़ी जो जनपद हैं, वहाँ जब टमाटर उत्पादन होता है, तो मैदानी एरिया में कहीं भी टमाटर नहीं होता है। और उस वजह से पहाड़ी किसानों को टमाटर की जो कीमत है, वो अच्छी मिलती है और मुझे नहीं लगता कि वहाँ कभी 20 से नीचे किसानों को संभवतः टमाटर उनका गया होगा और बल्कि ऊपर ही जाता होगा। हाँ, जो बल्क में जाता होगा उसको तो अलग है, वो तो आदरणीय श्वेता जी ही बता सकेंगे। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र में जो क्योंकि यहाँ पे मौसम ठंडा है और मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा और बेमौसमी सब्जियाँ जब मैदानों में सब्जी जो नहीं होती हैं, वो पहाड़ों में होती हैं। इस वजह से यहाँ के किसानों का कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन जोत छोटी है जैसे बहन जी ने कहा है। और इसी बात के साथ मैं आदरणीय एमएल गौर सर जो कि मध्य प्रदेश से हैं उनसे उनका प्रश्न लेता हूँ और साथ में आदरणीय शरद वर्मा जी का हैंड रेज़ था, बहुत सारे हैंड रेज़ अभी हो रहे हैं, तो हम वहाँ पहुँचते हैं। पहले श्री एमएल गौर सर। जी, सदन को प्रणाम। आज बड़ी अच्छी चर्चा चल रही, बहन जी ने बहुत अच्छी जानकारी देते हुए जो जानकारी दी है उसमें मेरा प्रश्न कह लीजिए या जो भी कि हमारे इधर एक लाल धान का जो चावल मिलता है उसको देव धान का चावल कहते हैं और वो व्रत के टाइम पे ही कुछ व्रत में महिलाएं खाती हैं, ऋषि पंचमी वगैरह इधर व्रत होता है तो वही चावल वही है या कोई और दूसरा चावल है, ये थोड़ा सा हमें क्लियर नहीं हो रहा है। शायद शरद भैया को जानकारी होगी, वो बताएंगे। और वो चावल थोड़ा फीका लगता है टेस्ट में और थोड़ा देर से बॉयल होता है। अगर उसको गंजी में मतलब ऐसे बनाया जाए बगैर कुकर के तो हमारे इधर के चावल से ऐसे तो शायद वही हो, क्योंकि उसको देवधान का चावल या पताई धान का चावल ऐसा कहा जाता है। और बाकी का चूंकि एक प्रश्न और ये था कि क्या हमारे क्षेत्र में भी हो सकता है क्लाइमेट के आधार पर, तो वो जानकारी देने की कृपा करें बहन जी। ओम। ये जो थैंक यू सर। ये जो धान है देखो लाल धान की भी क्योंकि हमारे यहाँ जो परोला का धान है ये तलाई क्षेत्र, तलाई मतलब सिंचित एरिया में इसकी रोपाई होती है, सिंचित एरिया में होता है। अब ये तो जब आप उसको लेंगे, उसका दाना देखेंगे, उसका स्वाद देखेंगे, तभी पता लगेगा कि ये वही धान है या दूसरा है, क्योंकि धान लाल धान और जगह का भी है, लाल धान और जगह भी होता है, लेकिन वो असिंचित क्षेत्र में होता है, ये सिर्फ सिंचित क्षेत्र में होता है। नहीं, हमारे इधर भी बहन जी वो उसको ऐसे कहते हैं कि ये तालाब एरिया या उसमें ऐसे पानी वाले एरिया में ही पैदा होता है, ऐसा लोग बुजुर्ग भी बोलते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो अब हमारे इधर आसपास के एरिया में हम देखते नहीं है, पर कहते हैं कि वो पताई धान या देवधान के चावल होते हैं। तो अभी हमारे यहाँ तो उत्पादित होते देखा नहीं, पर बुजुर्ग हमारे जो पिताजी वगैरह कहते थे कि ये तालाब एरिया में या जहाँ पानी ज्यादा रहता था वहाँ ये धान होती है और ये चूंकि यूज नहीं करते, कोई काटते नहीं है, तो उसको वो फिर से उग जाती है और वो अपने टाइम पे फिर उग जाती है। तो ऐसा हाँ, उसको मतलब उसकी खेती नहीं करते, वो प्राकृतिक रूप से होता हो रहता है। जी जी। तो पता नहीं, वो तो नहीं, हमारे यहाँ तो उसकी प्रॉपर खेती होती है। औजार से नहीं काटते, वो थाली पे गिराते हैं तो उसको हमारे यहाँ कोकण में भी होता है लाल धान। ओम एमएल भैया जी, ये मैं फोटो दिखा रही हूँ, यही चावल है क्या वो दिखा? हाँ, ऐसे ही चावल है बहन जी आप बता रही है वही ये है या नहीं? हमारे मैं अभी तो फोटो नहीं दिखा सकती आपको, मैं कहीं गांव में आ रखी हूँ, लेकिन लाल तो दिख रहा है ऐसे, लेकिन हो सकता है ये दूसरा है। हाँ, आप दिखा रहे, लेकिन ये लाल नहीं है वो ऐसा जैसा हमारे यहाँ होता है।
नहीं, तो वो पैकेट में ना हाथ में निकाले तो ये लाल दिखेगा सर, हाथ हाँ, पे निकाल के मैं हाथ में दिखा नहीं सकती क्योंकि इनमें ना थोड़े से प्राणी हो गए हैं, इसलिए बाहर आएंगे ना सब, इसलिए। अच्छा लेकिन अच्छा वो अच्छा लाल अच्छा ही है, बहुत लाल है, बहुत लाल है, प्लास्टिक के अंदर है, इसलिए वो आपको थोड़ा सा व्हाइट दिखता है, लेकिन पूरा लाल हाँ है। व्हाइट दिख रहा होगा। हाँ नहीं, लाल ही है, लाल ही है, थोड़ा सा मिक्स किया है उनमें। बहन जी, अच्छा। उसका हमारे यहाँ पे लेकिन रेट पूरा है 80 रुपए और 100 रुपए किलो। हाँ, हमारे यहाँ भी इस बार इतना ही है रेट। 80 और 100 रुपए किलो रेट है इसका, क्योंकि इस जी बार जी। वो व्रत के टाइम पे लिया था। ये क्योंकि असल में लगभग अभी तक जो काउंट किया गया है, लगभग पूरे विश्व में 3 लाख किस्म की धान की वैरायटी हैं और ये अलग-अलग क्षेत्रों पे अलग-अलग क्लाइमेट जोन में अलग-अलग धान होता है। तो इसमें अभी मेरे ख्याल से हम इस छोटे से समय काल में तो ये आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकेंगे कि ये कौन-सा धान है। लेकिन ये निश्चित बात है कि भारत धान और अन्न का बहुत बड़ा भंडार है। लाखों वैरायटी यहाँ पे धान की उत्पन्न होती हैं और जो पुरोला के धान की बात की जा रही है, तो इसमें जो रेशे का जो और उसकी जो गुणवत्ता है, ये बहुत ही गज़ब की है। हालाँकि मैंने उधर नॉर्थ ईस्ट के धान से अलग-अलग धान को खाया जो लाल और काला होता है। उनको पकाने में कुछ धान तो ऐसे है कि 1 घंटा लग जाता है। तो जी, 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 जी। तो मैं आदरणीय सदस्यों से ये कहना चाहता हूँ कि हम आएँ और अपने-अपने धान का आदान-प्रदान करें ताकि अलग-अलग क्षेत्र के धानों का स्वाद लिया जाए और इसी बात के साथ आदरणीय श्री शरद वर्मा जी के पास मैं पहुँचता हूँ। जी ओम। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सुझाव दिनेश जी ने दिया कि हम आदान प्रदान करें और ये चखें भी इसको, उससे हमें उसकी क्वालिटी का ही पता लगेगा। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण चल रही है और मातृशक्ति द्वारा किसी काम को कैसे किया जाता है, इसका हमें बहन जी से बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त